सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, आप लोगों को बताना चाहेंगे डिप्लोमा फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं सभी बच्चों के एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो उन 30 क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर 302 यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन के जो 30 ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग चेक कर सकते हैं और आपको उससे पता पड़ जाएगा कि आपके आंसर करेक्ट हैं या गलत हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पे नए हैं या फिर डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। गाइस, आपको आपके जब तक 310 का पेपर होगा तब तक डेली एकदम सटीक, सबसे पहले और सबसे सटीक आपको आंसर की यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, आपका आज का एग्जाम पेपर ऐसा ही था कुछ। ठीक है, राजस्थान के बीटीआर के स्टूडेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक यानी कि विच इज द मैकेनिकल ब्रेकिंग। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या है, प्न्यूमेटिक, प्लगिंग, डायनामिक ब्रेकिंग या रीजनरेटिव। तो गाइस, मैकेनिकल ब्रेकिंग में हमेशा आपका प्न्यूमेटिक ब्रेकिंग होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रुप ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या होगा। गाइस देखिए, इलेक्ट्रिकल ग्रुप ड्राइव में क्योंकि बहुत सारी मोटर एक साथ चलती है इसलिए लो एफिशिएंसी होती है, पावर फैक्टर भी लो होता है गाइस इसका। इसी के साथ इनको अपन कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मोटर का अलग अलग होता है तो कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन अपन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। छत का पंखा यानी कि सीलिंग फैन में कौन सी मोटर इस्तेमाल होती है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर 3 फेज होती है, रॉन्ग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर करेक्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं। ठीक है, तो कौन सी मोटर का प्रयोग होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और उसका भी नाम क्या है, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी मोटर को वॉशिंग मशीन, देखिए वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर काम में लेते हैं। आपको पता है भाई, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन काफ़ी तेज घूमती है, आपको पता है, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर को काम में लेते हैं। वॉशिंग मशीन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर काम में ली जाती है। तो 4 का आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में क्या होना चाहिए। देखिए गाइस, अच्छा हीटिंग एलिमेंट हो, अब अच्छा हीटिंग एलिमेंट करने के लिए उसमें क्या चीज़ आवश्यक है, उसका रजिस्टिविटी कितनी हो, हाई हो। रजिस्टिविटी हाई रहनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट उसका लो रहना चाहिए। जितना ज़्यादा रजिस्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा वो हीट पैदा करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, चाहे वो कितना भी टेम्परेचर प्रोड्यूस करे बट उसका मेल्ट नहीं होना चाहिए मटेरियल। तो 5th का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्लाईवुड बनाने में कौन से तापन तंतु का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लाईवुड, प्लास्टिक, लकड़ी, इन सभी चीज़ों को गर्म करने में हम लोग हमेशा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, यूरेका निम्न की मिश्र धातु है, यानी कि यूरेका जो धातु है ये किसका मिश्र धातु है। तो ध्यान रखेंगे, यूरेका निकल एवं कॉपर। ठीक है, निकल तो होता ही है, और देखिए 4 ऑप्शन में आप देखिए 3 में तो निकल है, तो राइट आंसर आपका निकल एवं कॉपर मिश्र धातु डली होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक डायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस में, देखिए गाइस इसका मैं आपको बताऊं, आपने तो पढ़ा होगा, मान लीजिए 58 की सप्लाई अपन देते हैं, मगर इसमें क्या है, उस वजह से कुछ लॉसेज होते हैं, तो उन लॉसेज को पूरा करने के लिए इसमें लगभग 10 हर्ट्ज की सप्लाई दी जाती है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग देखिए 10 हर्ट्ज यानी कि 10 से 15, तो आप बी भी टिक कर सकते हैं और ए, इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होगा। आपने जो भी टिक करा है आइदर ए और आइदर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए 5 से 10 और 10 से 15, इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आपका सही कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो बुक में दे रखा है आपका 10 हर्ट्ज दे रखा था। फिर भी देख लेंगे कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, दोनों या इन दोनों, जिस पीस पे वेल्ड कर रहे हैं उसी पीस का। तो गाइस ध्यान रखेंगे, जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट दोनों के बनाए जा सकते हैं, या तो आप कार्बन के बना लीजिए या फिर कॉपर के, कार्बन के या फिर ग्रेफाइट के। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, हाई वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, लो वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, या हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर होगा सी। देखिए गाइस ध्यान रखेंगे,
इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में देखिए करंट, आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो करंट की मात्रा ज़्यादा चाहिए, यानी कि वोल्टेज अपने आप कम हो गया ना। सो लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, 1 से 1 to 1 या कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज। तो ध्यान रखें, आर्क वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आर्क वेल्डिंग में आपका है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आपको वोल्टेज अभी अभी पढ़ा ना, लो वोल्टेज हाई करंट, ठीक है, तो यानी कि लो वोल्टेज का मिलेगा जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 mm से अधिक स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए जो मेटल के पीस होते हैं वो उनकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, उनकी मोटाई 12 mm से अधिक, 12 mm से कम, 15 mm से 20 mm या फिर 20 mm से भी अधिक। तो ध्यान रखेंगे स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो मेटल की शीट होती हैं 12 mm से कम साइज होना चाहिए उनका, हमेशा उनका साइज 12 mm से कम रखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मेन जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप पढ़ी होगी आपने, उसमें मेन इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना रहता है? क्वार्ट्ज का, हार्ड ग्लास का, टंगस्टन का या ब्रॉन्ज का? हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में मेन इलेक्ट्रोड किसका बना रहता है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में मेन इलेक्ट्रोड जो बना रहता है वो टंगस्टन मटेरियल का बना रहता है। ध्यान रखेंगे, मेन इलेक्ट्रोड टंगस्टन मटेरियल का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया सी। आई होप आपको गाइस समझ आ रहा होगा। देखिए और विश्वास रखिए, ये जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ ना पूरे आंसर सही हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा अगर आपको तसल्ली ना हो तो। बाकी तो आपको तसल्ली हो तो एक बार कमेंट में यस जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये आंसर सही है तो कमेंट में आप जरूर टाइप करें। और अपन को देखिएगा इस किसी चीज़ का डर नहीं है, कई लोग वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बावजूद कमेंट ऑफ रखते हैं। कमेंट खोलिए, अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, बुरा लगे तो जो भी आपको बुरा बोलना हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। ध्यान रखेंगे गाइस, ये पूछ रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला मानी जाती है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला मानी जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल फ्लक्स जो कैंडल पावर किसके इक्वल होती है? गाइस ध्यान रखेंगे, अगर आप एग्जाम बुक वगैरह में देखेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा डाउट था, इन चारों में से कुछ भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, सो दैट इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो डाउटफुल है और वो है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर की दीवार किस पाउडर से लेपित की जाती है? सल्फर, फॉस्फोर, सोडियम या क्रिप्टोन? तो गाइस फ्लोरोसेंट ट्यूब ध्यान रखेंगे फ्लोरोसेंट मटेरियल से लेपित की जाती है और उसका नाम होता है फॉस्फोरस पाउडर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 17, शहरी ट्रेन सेवा में क्या ज़्यादा होता है? क्या मिसिंग होता है भाई? एक्सेलरेशन पीरियड मिसिंग होता है, फ्री रनिंग पीरियड मिसिंग होता है, कास्टिंग पीरियड मिसिंग होता है या ब्रेकिंग पीरियड? देखिए आपने देखा होगा ऐसा ग्राफ, इस तरह से आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसे बढ़ता हो फिर ये फिर ऐसे। तो यहाँ पे आपका कॉस्टिंग जो पीरियड है ना, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फ्री रनिंग पीरियड, फ्री ये तो हो गया एक्सेलरेशन पीरियड, ठीक है, ब्रेकिंग पीरियड हो गया कास्टिंग पीरियड, मगर आपका फ्री रनिंग पीरियड एब्सेंट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेन की शेड्यूल स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ट्रेन की शेड्यूल स्पीड को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको ट्रेन की शेड्यूल स्पीड बढ़ानी है तो आपको क्रेस्ट स्पीड का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेस्ट स्पीड का मान के साथ बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किसी लोकोमोटिव में न्यूनतम वो कौन सा लोकोमोटिव है जिसमें सबसे कम रखरखाव की आवश्यकता है? देखिए अब रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस, देखिए स्टीम लोकोमोटिव में तो आपको राख होती है, कोयला जलता है, राख जलेगी तो मेंटेनेंस चाहिए। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इसमें भी अपने को चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए तो उसकी मेंटेनेंस आवश्यक होती है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इसमें भी आपको चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बट डीजल लोकोमोटिव में गाइस मेंटेनेंस कम, ठीक है, अगर मैं बात करूं कम से कम मेंटेनेंस की तो वो डीजल लोकोमोटिव में रखे जाते हैं। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब मान लीजिए 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई पर ट्रैक्शन के लिए कौन सी मोटर? आप सभी को पता है गाइस, इसमें मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत हुआ होगा कि ट्रैक्शन के लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्शन के लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो गया डी। चलिए अगला देखिए, जो ड्राई रेल्स है उसका एडिशन कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि आसंजन गुणांक। ध्यान रखेंगे गाइस,
ड्राई रेल की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.25, आपको 0.25 मिलेगा, कहीं पे आपको अगर आप सर्च करोगे तो 0.26 भी मिलेगा, इसलिए हमने करेक्ट आंसर 0.25 टिक करा है। क्वेश्चन नंबर 22, जो एक आपने स्पीड टाइम कर पढ़ा है ट्रेन का, ये स्पीड टाइम कर, देखिए ये एक्सीलरेशन होता है, फिर कास्टिंग पीरियड होता है और उसके बाद ब्रेकिंग आता है। तो इन सब में ये कर्व क्या शो करता है गाइस, ये कर्व शो करता है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो स्पीड टाइम कर्व, ठीक है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, तो आपको ऐसे पता पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का, द मैग्नीट्यूड फॉर द ट्रैक्टिव एफर्ट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द propulsion ऑफ द ट्रेन डिपेंड्स ऑन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी कि रेलगाड़ी को चलाने हेतु आवश्यक परिमाण या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट किस चीज पर निर्भर करता है। आसंजन भार, ट्रैक व पहियों के बीच घर्षण, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ये ए व बी दोनों ऑप्शन पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डीसी रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं उसमें बेस्ट सिस्टम कौन सा है, डीसी सिस्टम, सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम या कॉन्डो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस देखिए, कॉन्डो सिस्टम तो वही सिंगल फेज सिस्टम हो गया, ठीक है, कॉन्डो सिस्टम आपका सिंगल फेज सिस्टम था, वो हो गया। डीसी सिस्टम की बात करें तो डीसी सिस्टम तो हाँ आप देते हैं, बट ये बोल रहा है बेस्ट कौन सा है, बेस्ट से बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो गाइस ध्यान देखिए, अगर बेस्ट से बेस्ट बात करें तो हम लोग सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम की बात करेंगे, बट कई लोग क्या है सी ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट तो आंसर देखिए गाइस सी बी होगा, फिर भी मगर सी और बी दोनों में थोड़ा सा डाउटफुल है ये, ठीक है, सी और बी दोनों डाउटफुल है, बट बी ऑप्शन जिसने टिक करा है तो उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाई स्पीड और हाई करंट के लिए, हाई स्पीड यानी कि लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की स्पीड और 2000 से 3000 एम्पेयर की करंट के लिए कौन सा कलेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, ट्रॉली कलेक्टर, बो कलेक्टर, पेंटोग्राफ या फिर बो एंड पेंटोग्राफ दोनों। तो गाइस ध्यान रखेंगे, पेंटोग्राफ कलेक्टर बहुत ज़्यादा हाई करंट और हाई स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो कि इस्तेमाल नहीं की जाती किसी भी ट्रैक्शन में। देखिए 25 हर्ट्ज इस्तेमाल की जाती है, 16 से 2/3 भी वही हो गया, इस्तेमाल की जाती है, 50 हर्ट्ज भी इस्तेमाल की जाती है, मगर कहीं पे भी 40 हर्ट्ज इस्तेमाल नहीं की जाती। सो 26 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ट्राम्स कारों की बिजली की आपूर्ति के लिए ओवरहेड लाइन की, जो है ना ट्राम्स कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ओवरहेड लाइन है, उसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। सो गाइस ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच में मिनिमम हाइट होनी चाहिए कम से कम 10 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज लीस्ट, किस एरिया में स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन लीस्ट माना जाता है, अर्बन, सब अर्बन, मेन लाइन या नन ऑफ द अबव। तो गाइस जो लीस्ट स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है वो माना जाता है आपका ए, यानी कि मेन लाइन एरिया में, मेन लाइन एरिया में। क्वेश्चन नंबर 28 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज इजियर, यानी कि कौन सी वो मोटर है, ठीक है, जिसका पैरेलल ऑपरेशन आसान है जबकि ट्रैक्शन में। तो इंडक्शन मोटर तो वैसे ही गलत हो गया। अब अच्छा डीसी शंट और सीरीज, और आपको पता है हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, डीसी सीरीज, यानी कि राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 30, ट्रैक पर जो फ्रिक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड स्क्वायर, स्पीड क्यूब या 1/स्पीड स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पीड। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके अलावा भी गाइस देखिए आपके क्वेश्चन आया था एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव, बहुत ईजी था, ठीक है। ग्लेयर क्या होती है, जो चौंध होती है, लाइट जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा चौंध पड़ेगी। आर्क वेल्डिंग में हाई लो वोल्टेज हाई करंट पे काम किया जाता है, इस तरह से आप लिख सकते थे। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ था। और स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होती है, जो उसकी डेफिनेशन लिखनी थी आपको, डीसी सीरीज मोटर क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, ज़्यादा लोड को खींच सकती है। सिलाई मशीन के लिए देखिए यूनिवर्सल मोटर, रेफ्रिजरेटर में रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ड्रिल मशीन में या तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर या फिर डीसी शंट मोटर। फैन के लिए बात करें तो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इस तरह से ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही ईजी आपका पेपर आया था, तो इतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको क्वेश्चन लगे कि हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।